हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 5-6 दिनों से हमने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ाना शुरू किया है। आपकी तरफ से भी बहुत ही अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, इसीलिए हमने तय किया है कि हम सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए वीडियो आपको प्रोवाइड करें। कल हमने G20 के बारे में पढ़ा था ना, आज हम G7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है G7 समूह, यानी कि 7 देशों का यह समूह है। जब G7 की स्थापना की गई तब दोस्तों 6 देशों ने मिलकर यह G6 समूह की स्थापना की थी। बाद में 7 देश हुए, बाद में 8 देशों का G8 समूह बना, रूस निकल गया, फिर से G7 समूह बन गया और तब से आज तक यह G7 समूह है। यानी कि आज के इस वीडियो में हम G7 से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप ऑफ 7। जी हाँ, G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। तो 7 का समूह या G7, तो G7 में दोस्तों कौन कौन से 7 देश शामिल हैं? देखो, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। यह देश दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति तकरीबन कितनी 280 ट्रिलियन यूएस डॉलर, तो वैश्विक शुद्ध संपत्ति का 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व यह G7 समूह करता है और G7 को ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि 7 देशों का यह समूह G7, जिसमें 7 देश शामिल है। यह देशों के नाम भी हमें याद रख लेने चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन निकल सकता है आने वाले एग्जामिनेशन में। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का यह एक समूह। यह देश दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के साथ वैश्विक शुद्ध संपत्ति कितनी 280 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, तो वैश्विक शुद्ध संपत्ति का तकरीबन 62% से अधिक का प्रतिनिधित्व यह 7 देश करते हैं और इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि G7 समूह में कौन से देशों का समूह शामिल नहीं है? बताइए। यहां जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन रखा है तो 7 देशों के नाम आपने याद रख लिए हैं, तो आंसर पता चल जाएगा कि G7 समूह में कौन से देशों का समूह शामिल नहीं है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी आया, जर्मनी, इटली, जापान, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, यह तीनों दोस्तों G7 समूह के सदस्य है। लेकिन रूस, यूएई और ओमान का जिक्र नहीं किया गया है, तो हमारा आंसर बन जाता है यह समूह G7 का सदस्य समूह नहीं है। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। ओके, आपका ध्यान यहां स्क्रीन पर होना चाहिए क्योंकि आप अच्छी तरह से मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ही आंसर आपको पता चलेगा। ओके, और सभी यानी कि G7 देश और भारत G20 का हिस्सा है। दोस्तों कल मैंने आपको G20 के बारे में बताया था, तो G20 में यह G7 के 7 देश शामिल है और साथ साथ हमारा भारत देश भी G20 का हिस्सा है। और अभी तक आपने G20 वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको यह वीडियो मिल जाएगा। ओके, और G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। क्या G7 का कोई औपचारिक संविधान भी नहीं है और कोई निश्चित मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर भी नहीं है। और वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। एक बार फिर से देख लो कि G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। चलिए आंसर बताइए। G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा
और उपरयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो हमें गैस करना पड़ेगा। तो चलिए पहला सेंटेंस पढ़िए। G7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। यह बात बिल्कुल सही, मैंने आपको हाल ही में बताया। और भारत भी G7 समूह का सदस्य है। भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है, G20 समूह का सदस्य है, बट G7 समूह का सदस्य नहीं है। तो यह कथन गलत हो गया और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो केवल एक नंबर का कथन सही, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी कि मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। क्या यह G7 समूह खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला समुदाय मानता है। और स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत है। यानी कि G7 समूह किन सिद्धांतों को प्रमुख सिद्धांत मानता है? याद रखना, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्ध और सतत विकास इसके प्रमुख सिद्धांत है। और यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है। कैसा क्वेश्चन? कि G7 समूह निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो G7 समूह निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता और मानव अधिकारों की सुरक्षा के सिद्धांत पर G7 समूह कार्य करता है, बिल्कुल सही बात। लोकतंत्र और कानून का शासन, यह सिद्धांत पर भी G7 समूह कार्य करता है। तो दो ऑप्शन यदि सही हो गए तो सोचने की जरूरत नहीं है, बट ज्ञान को बढ़ोतरी करने के लिए यह हमें पढ़ लेना चाहिए कि समृद्धि और सतत विकास यह भी G7 समूह का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो हमारा आंसर बन जाता है उपरयुक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी। और शुरुआत में यह 6 देशों का एक समूह था। क्या? जब G7 समूह की स्थापना की गई तब सिर्फ 6 देश या G7 के स्थापक सदस्य थे। तो G7 तो नहीं कह सकते ना। ओके, तो शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया, यानी कि 1976 में कनाडा शामिल हो गया और इस तरह यह G7 बन गया। दोस्तों, यह हमें समझ लेना चाहिए कि G7 समूह की स्थापना कब की गई, कौन सा देश कब यह G7 समूह में शामिल हुआ, कब दोस्तों एग्जिट हुआ, यह बात हमें पता होनी चाहिए। ओके, शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार किया गया था। अगले साल कनाडा इस समूह में शामिल हो गया था और इस तरह G7 बन गया। और साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था। कब? 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था और यह G7 से G8 बन गया था। लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया था। क्या? रूस को 2014 में इस समूह से निलंबित कर दिया गया था, यानी कि G8 में से फिर से बन गया G7। और यहां पर दोस्तों यूक्रेन शब्द आता है। तो यूक्रेन देश और रूस के बीच जो वर्तमान तकरीबन लगभग 55 दिन हो चुके हैं। कितने? 55 दिन हो चुके हैं और यूक्रेन और रूस के बीच अभी भी युद्ध जारी है। तो यहां यूक्रेन को लेकर एक बात आई जो G7 से ताल्लुक रखती है। क्या? देखो, साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था और यह G7 से G8 बन गया था। लेकिन साल 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के बाद रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया था। चलिए, मजेदार इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। ओके, यहां अब 3 सेंटेंस है, तीनों को ध्यान से पढ़ना है। यह तीनों सेंटेंस G7 से संदर्भित है। क्या? G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता लगाइए कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आपका ध्यान स्क्रीन पर था ना? स्क्रीन पर था ना? तो बताइए, पहला सेंटेंस सही या गलत?
शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, बिल्कुल सही बात। पहली बैठक 1975 में हुई थी, यह भी बात बिल्कुल सही है। और साल 2014 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया। 2014 में रूस शामिल नहीं हुआ बट एग्जिट हुआ है। क्या एग्जिट हुआ है, एंटर नहीं हुआ है। शामिल कब हुआ तो मैंने आपको बताया 1998 में रूस शामिल हुआ, 2014 में एग्जिट हो गया, यानी कि रूस को समूह से निलंबित कर दिया गया था। कब? 2014 में। तो यह सेंटेंस गलत हो गया। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 2 नंबर का सेंटेंस सही, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। और मैंने आपको कई बार बताया कि ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाने का ट्रेंड चला है। आपने भी यदि कोई एग्जामिनेशन में अनुभव किया है तो आपको पता चल गया होगा कि हम जिस ट्रैक से तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही ट्रैक में हम दौड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस आपको दोस्तों क्लास 1-2 ऑफिसर भी बना सकती है। और आगे अब बात करें, ओके, तो ग्रुप ऑफ 7 के बारे में आगे मैं आपको बताऊं तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या? G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। यह बात मैंने आपको बता दी। क्या गठन कब किया गया? 1975 में। और वैश्विक आर्थिक शासन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है, यानी कि G7 की वार्षिक बैठक भी आयोजित की जाती है। देखो, यह एक अंतर सरकारी संगठन, गठन 1975 में, वैश्विक आर्थिक शासन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की वार्षिक बैठक होती है। चलिए आंसर बताइए। ग्रुप ऑफ 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता लगाइए कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। यदि दोस्तों G7 नहीं लिखा गया हो तो ग्रुप ऑफ 7 भी आ सकता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप ऑफ 7 को ही G7 कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ 7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ो। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, बिल्कुल सही बात। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है और G7 का गठन 1975 में किया गया था। यह कथन भी बिल्कुल सही है। और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, ओके। और G7 के उद्देश्य की बात करें तो G7 का उद्देश्य चीन के $1 ट्रिलियन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। क्या दोस्तों? G7 का उद्देश्य क्या है? चीन के $1 ट्रिलियन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना है, जिसकी छोटे देशों पर असहनीय ऋण भार के चलते उन्हें परेशान करने के कारण व्यापक आलोचना की गई है। लेकिन वर्ष 2013 में लॉन्च होने के बाद से इसमें G7 सदस्य इटली भी शामिल हो गया है। क्या? यह बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर दोस्तों चीन क्या कर रहा है कि वो अपनी जो रोड कनेक्टिविटी है वो अपने जो अगल बगल में देश है उनके साथ बढ़ा रहा है और साथ साथ उन्हें ऋण भी दे रहा है। लेकिन यह ऋण इतना है कि असहनीय हो सकता है, पड़ोसी देश के लिए यह ऋण असहनीय हो सकता है। इसीलिए यहां कहा गया है कि G7 का उद्देश्य चीन के $1 ट्रिलियन की बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहल के साथ प्रतिस्पर्धा करना है, जिसकी छोटे देशों पर असहनीय ऋण भार के चलते उन्हें परेशान करने के कारण व्यापक आलोचना की गई है। लेकिन वर्ष 2013 में लॉन्च होने के बाद से इसमें G7 सदस्य इटली भी अब शामिल हो गया है। और दोस्तों यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डेमोक्रेसी 11 का संबंध किस समूह से है तो याद रखना G7 से है। क्या? डेमोक्रेसी 11 का संबंध G7 से है। और यह डेमोक्रेसी 11 है क्या? तो देखो G7 और अतिथि देशों द्वारा खुले समाज को लेकर एक संयुक्त बयान डेमोक्रेसी 11 पर हस्ताक्षर किए गए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु मूल्यों की पुष्टि और उन्हें प्रोत्साहित करता है, जो लोकतंत्र की रक्षा करता है
और लोगों को भय और दमन से मुक्त रहने में मदद करता है। एक बार फिर से देख लो डेमोक्रेसी 11 के बारे में कि G7 और अतिथि देशों द्वारा खुले समाज को लेकर एक संयुक्त बयान डेमोक्रेसी 11 पर हस्ताक्षर किए गए, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हेतु मूल्यों की पुष्टि और उन्हें प्रोत्साहित करता है, जो लोकतंत्र की रक्षा करता है और लोगों को भय और दमन से मुक्त रहने में मदद करता है। यह बयान राजनीतिक रूप से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरों में से एक के रूप में भी संदर्भित करता है, जबकि यह बयान चीन और रूस पर निर्देशित है। भारत जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों की जांच कर रहा है। दोस्तों, मैंने कहीं करंट अफेयर में पढ़ा था कि पूरे एक साल में विश्व में इंटरनेट शटडाउन की वजह से पूरे विश्व को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। और हमारे भारत देश में भी कभी कभी दंगे फसाद की वजह से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस स्टॉप की जाती है। ओके, तो यह बयान राजनीतिक रूप से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन को स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए खतरों में से एक के रूप में भी संदर्भित करता है, जबकि यह बयान चीन और रूस पर निर्देशित है। भारत जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों की जांच कर रहा है। और दोस्तों, डेमोक्रेसी 11 का संबंध निम्न में से किस समूह से है? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए तो हमारा आंसर होना चाहिए यह डेमोक्रेसी 11 का संबंध G7 समूह से है। और डेमोक्रेसी 11 को बढ़ते सत्तावाद, चुनावी हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, आर्थिक जबरदस्ती, सूचनाओं में हेराफेरी, दुष्प्रचार, ऑनलाइन नुकसान और साइबर हमलों, राजनीति से प्रेरित इंटरनेट शटडाउन, मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुरुपयोग, आतंकवाद एवं हिंसक उग्रवाद जैसे स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के लिए खतरों का सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, यह कार्बिज बे घोषणा है क्या? तो G7 ने कार्बिज बे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य क्या है? भविष्य की महामारियों को रोकना। वर्तमान में दोस्तों कोविड-19 महामारी, तो ऐसी भविष्य में आने वाली महामारियों को रोकने के लिए यह कार्बिज बे घोषणा को अपनाया गया है। देखो, G7 ने कार्बिज बे घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों को रोकना है। और यहां से एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि कार्बिज बे घोषणा का उद्देश्य क्या है? कार्बिज बे घोषणा का उद्देश्य क्या है? भविष्य की महामारियों को रोकना। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों, G7 ने गरीब देशों को 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का भी वादा किया, जिसमें से आधा संयुक्त राज्य अमेरिका और 100 मिलियन ब्रिटेन प्रदान करेगा। दोस्तों, क्या G7 ने गरीब देशों को 1 बिलियन से अधिक कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का भी वादा किया? यह करंट अफेयर में बात आई थी, जिसमें से आधा संयुक्त राज्य अमेरिका और 100 मिलियन ब्रिटेन प्रदान करेगा। और वर्ष 2022 के मध्य तक दुनिया की कम से कम 70% आबादी को टीका लगाने के लिए 11 अरब खुराक की आवश्यकता है। और यह खुराक सीधे और अंतरराष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दोस्तों, पूरे विश्व में यदि कोरोना महामारी फैल गई है तो गरीब देशों को भी कोविड-19 की वैक्सीन मिलनी चाहिए। इसीलिए यह अंतरराष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम चलाया गया है। किसके द्वारा? WHO का यह कोवैक्स कार्यक्रम है क्या? तो दोस्तों, जो भी पूर्ण विकसित देश है या तो विकसित देश है, वो गरीब देशों को कोविड-19 का टीका प्रोवाइड करेगा, जिसे कहा जाता है कोवैक्स कार्यक्रम। और यह दोस्तों मानवतावादी एक पहल है। देखो, वर्ष 2022 के मध्य तक दुनिया की कम से कम 70% आबादी को टीका लगाने के लिए 11 अरब खुराक की आवश्यकता है। और यह खुराक सीधे और अंतरराष्ट्रीय कोवैक्स कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की जाएगी। चलिए आंसर बताइए कि G7 ने गरीब देशों को कितनी कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का वादा किया है? तो G7 ने गरीब देशों को कितनी कोरोना वायरस वैक्सीन खुराक देने का वादा किया है? तो मैंने आपको बताया 1 बिलियन से अधिक खुराक देने का वादा किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और आगे दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को लेकर यह G7 समूह का क्या रुख है वो देखो कि गरीब देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में मदद करने के लिए प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिदेय व्यय प्रतिज्ञा को
पूरा करने हेतु योगदान को बढ़ाने की प्रतिज्ञा को नवीनीकृत किया गया है। यानी कि जो भी विकसित देश है वो हमारी पृथ्वी पर ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, जिसकी वजह से गरीब देशों को नुकसान हो रहा है। तो विकसित देश गरीब देशों को यह जो प्रदूषण फैल रहा है यानी कि नुकसान हो रहा है उसका भुगतान करेगा। देखो, गरीब देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने में मदद करने के लिए प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिदेय व्यय प्रतिज्ञा को पूरा करने हेतु योगदान को बढ़ाने की प्रतिज्ञा को नवीनीकृत किया गया और वर्ष 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और इसमें सुधार की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। तो वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का संकल्प लिया गया है G7 समूह द्वारा। क्या कि 2050 तक हम शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंच जाएंगे। एक बार फिर से पढ़ ले कि वर्ष 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और इसमें सुधार की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। तो साल 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का संकल्प लिया गया है। चलिए आंसर बताइए कि G7 द्वारा कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का संकल्प लिया गया है। तो दोस्तों G7 द्वारा तकरीबन 2050 तक, कब तक, 2050 तक यह शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का संकल्प लिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और चीन पर प्रतिक्रिया की बात करें तो G7 का बयान जिस पर भारत और अन्य बाहरी देशों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, उन्होंने चीन पर जिजियांग, दोस्तों जिजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम बसते हैं, तो जिजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता तथा दक्षिण चीन सागर में यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयासों पर प्रहार किया गया है। यानी कि दोस्तों दक्षिण चीन सागर में यह चीन की हेराफेरी काफी बढ़ गई है। तो चीन के दो प्रांत है, जिजियांग प्रांत और हांगकांग। यहाँ मानव अधिकारों एवं मौलिक अधिकारों पर दोस्तों लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, ऐसी बात भी सामने आई थी। तो G7 का बयान जिस पर भारत और अन्य बाहरी देशों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, उन्होंने चीन पर जिजियांग और हांगकांग में मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता तथा दक्षिण चीन सागर में यथास्थिति को बदलने के एक तरफा प्रयासों पर प्रहार किया है। किसने? G7 समूह ने। इसने चीन में एक पारदर्शी और समय पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोविड के मूल का अध्ययन करने का भी आह्वान किया। यानी कि G7 समूह ने WHO से कोविड के मूल का अध्ययन करने का भी आह्वान किया। G7 ने कहा WHO से कि आप पता लगाइए आखिरकार कोविड-19 वायरस यह कहां पैदा किया गया और कहां से पूरे विश्व में फैला। हम तो मानते हैं कि चीन के वुहान शहर में एक लैब है, वहां पर यह कोविड-19 वायरस तैयार किया गया और पूरे विश्व में फैला। आपकी क्या राय है, कहां से यह जन्मा, कहां से दोस्तों यह फैला? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भारत ने भी विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक बयान में ऐसा ही करने का आह्वान किया था। WHO से कहा कि आप पता लगाइए यह कहां से पैदा हुआ। और G7 के निर्णय में भारत के पक्ष की बात करें तो सत्तावाद, आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद, दुष्प्रचार एवं आर्थिक दबाव से उत्पन्न खतरों से साझा मूल्यों की रक्षा करने में भारत G7 देशों का एक स्वाभाविक सहयोगी है। क्या? सत्तावाद, आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद, दुष्प्रचार एवं आर्थिक दबाव से उत्पन्न खतरों से साझा मूल्यों की रक्षा करने में भारत G7 देशों का एक स्वाभाविक सहयोगी देश है। और भारत ने चिंता व्यक्त की कि समाज विशेष रूप से दुष्प्रचार और साइबर हमलों की चपेट में आ गया है। और इसने कोविड-19 टीकों के लिए पेटेंट सुरक्षा के लिए समूह का समर्थन मांगा है। और ग्रह का वातावरण, जैव विविधता और महासागरों की सुरक्षा के संबंध में काम करने वाले देशों द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक कार्यवाही का आह्वान किया है। दोस्तों G7 के संदर्भ में भारत का जो पक्ष है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसने कोविड-19 टीकों के लिए पेटेंट सुरक्षा के लिए समूह का समर्थन मांगा है भारत देश ने। और ग्रह का वातावरण यानी कि हमारी पृथ्वी का जो वातावरण है वो जैव विविधता और महासागरों की सुरक्षा के संबंध में काम करने वाले देशों द्वारा संरक्षित नहीं किया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन पर सामूहिक कार्यवाही का आह्वान किया है।
और भारत एकमात्र G20 देश है जो अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने पर आगे बढ़ रहा है। क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है G20 समूह में जो अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। और विकासशील देशों को जलवायु वित्त तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है और जलवायु परिवर्तन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त पोषण, इक्विटी, जलवायु न्याय और जीवन शैली में परिवर्तन शामिल है। एक बार फिर से देख लो कि भारत एकमात्र G20 देश है जो अपनी पेरिस प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर आगे बढ़ रहा है। विकासशील देशों को जलवायु वित्त तक बेहतर पहुंच की आवश्यकता है, जलवायु परिवर्तन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें शमन, अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त पोषण, इक्विटी, जलवायु न्याय और जीवन शैली में परिवर्तन शामिल है। आधार के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और JAM यानी कि जनधन आधार मोबाइल ट्रिनिटी जैसे अनुप्रयोगों के माध्यम से भारत में सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के क्रांतिकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया। आगे दोस्तों G7 समूह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको एक बार फिर से याद कर लेते हैं। तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी और वैश्विक आर्थिक शासन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक तौर पर संगठन के सदस्य देशों की बैठक आयोजित की जाती है। क्या यह एक अंतर सरकारी संगठन स्थापना 1975 में और वैश्विक आर्थिक शासन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक तौर पर संगठन के सदस्य देशों की बैठक आयोजित की जाती है। और वर्ष 1997 में रूस के इस समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता रहा। हालांकि रूस को वर्ष 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात समूह को एक बार पुनः G7 कहा जाने लगा और यह बात मैंने आपको बता दी। और G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। क्या G7 संगठन का कोई औपचारिक संविधान और स्थायी मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णय सदस्य देशों पर गैर बाध्यकारी होते हैं। और ब्रिटेन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट का समर्थन करने वाला पहला P5। दोस्तों P5 क्या है? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश है, इसको P5 कहा जाता है। तो P5 में एक ब्रिटेन भी है। तो P5 सदस्य और वर्ष 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला पहला G7 सदस्य देश था। कौन? यह ब्रिटेन। और ब्रिटेन से जुड़ी हुई यह सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहाँ तीनों का महत्वपूर्ण दोस्तों महत्व रहा है। एक तो ब्रिटेन और G7 और साथ साथ हमारा इंडिया। तो देखो ब्रिटेन भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट का समर्थन करने वाला पहला P5 सदस्य और वर्ष 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला पहला G7 सदस्य देश था। और दोस्तों P5 का मीनिंग आपको समझ में आ गया। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी देश है, इनमें से एक है ब्रिटेन। ओके। और G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है और समूह के सदस्यों द्वारा रोटेशन के आधार पर इस सम्मेलन की मेजबानी की जाती है। क्या दोस्तों? यह G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है और समूह के सदस्यों द्वारा रोटेशन के आधार पर इस सम्मेलन की मेजबानी की जाती है। चलिए आंसर बताइए। G7 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पता लगाइए कि कौन सा कथन सही है। तो तीनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन कोविड-19 की वजह से 2019-20 में यह आयोजन नहीं किया गया था और फिलहाल दोस्तों एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया 2021 में और अब वर्चुअल तरीके से नहीं बल्कि रूबरू आयोजन किया जाएगा। ओके। तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रति वर्ष किया जाता है, बिल्कुल सही बात।
समूह के सदस्यों द्वारा रोटेशन के आधार पर इस सम्मेलन की मेजबानी की जाती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। और 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला पहला G7 सदस्य देश था। क्या 2005 में G7 शिखर सम्मेलन में भारत को आमंत्रित करने वाला पहला G7 सदस्य देश था? तो यहाँ यह कथन भी बिल्कुल सही। और हमें यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सही है। आगे दोस्तों G7 के प्रतिनिधित्व के अभाव की बात करें, यानी कि G7 में पूरे विश्व की सिर्फ 7 अर्थव्यवस्था शामिल है और देशों का प्रतिनिधित्व G7 समूह में नहीं है, यानी कि और देशों के प्रतिनिधित्व का इस समूह में अभाव दिख रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या दक्षिण गोलार्ध का कोई देश G7 संगठन का सदस्य नहीं है। क्या अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहां तक कि दक्षिण गोलार्ध का कोई भी देश G7 संगठन का सदस्य नहीं है। और यह अंतर सरकारी संगठन विश्व की अन्य तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसा कि भारत और ब्राजील आदि से चुनौतियों का सामना कर रहा है। और आगे भारत के लिए G7 के निहितार्थ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ब्रिक्स और G20 आदि अंतरराष्ट्रीय संगठनों में हिस्सेदारी के साथ भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों के माध्यम से एक बेहतर वैश्विक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित भी किया। और इससे पहले G7 देशों के वित्त मंत्री वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर की स्थापना करते हुए एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचे थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया। इससे पहले G7 देशों के वित्त मंत्री वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर की स्थापना करते हुए ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचे थे। और भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी अतिथि देशों के रूप में शिखर सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था। क्या भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था? और इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन ने की। पिछला G7 शिखर सम्मेलन 2019 में फ्रांस में हुआ था और पिछले वर्ष अमेरिका में होने वाले कार्यक्रम को महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वर्ष 2021 में भारत के अलावा किसको अतिथि देशों के रूप में G7 शिखर सम्मेलन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया था? तो दोस्तों भारत के अलावा किस देश को आमंत्रित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं और G7 समूह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो कैसी लगी और आपको यदि अच्छी तरह से दिमाग में बैठ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।